वेलकम गाइस, फाइनल अकाउंट के इंट्रोडक्शन लेक्चर सेकंड में अब हम लोग देखेंगे कि एडजस्टमेंट्स क्या आती है और उनको पोस्टिंग कहाँ पे करना है, किस अकाउंट में करना है। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या है, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब हमें पता चल गया कि आंसर में क्या क्या बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एक छोटा सा रिवाइज कर देता हूँ, फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या लिखते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब उसके डेबिट साइड में जाएंगे सभी एक्सपेंसेस। इसको हम लोग फैक्ट्री अकाउंट भी बोल सकते हैं। फैक्ट्री अकाउंट इन द सेंस सभी परचेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो देखते क्या क्या आ सकता है उसमें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उसमें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, तो पिछले साल जो भी स्टॉक बचा था, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उसे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक सबसे ऊपर डेबिट साइड में। उसके बाद हम लिखेंगे परचेसेस। परचेसेस क्या होता है, तो रॉ मटेरियल हमने जो परचेस किया वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो कि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है। परचेस के बाद हम उसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स, परचेज रिटर्न्स, उसको दूसरा नाम भी था रिटर्न आउटवर्ड्स, तो लेस करना उसे। उसके बाद क्या कहेगा, तो वेजेस, वर्कर्स को जो भी हम लोग पेमेंट देते हैं डेली या फिर वीकली बेसिस पे, उसे वेजेस कहा जाता है। वेजेस के बाद कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, तो रॉ मटेरियल परचेस करने के टाइम पे या फिर गुड्स परचेस करने के टाइम पे जो भी गाड़ी भाड़ा देना पड़ता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैरेज इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड भी होता है लेकिन वो पीरियड में जाता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। कैरेज इनवर्ड हो गया। कैरेज इनवर्ड के बाद क्या आएगा, तो और कुछ जैसे परचेस रिलेटेड एक्सपेंस हो सकता है, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और प्रोडक्शन से रिलेटेड और कुछ चीज़ें जैसे रॉयल्टी ऑन परचेस। तो ये हमारा डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, तो इनकम, इसमें एक ही इनकम आएगा, सेल्स जो हमारा डायरेक्ट इनकम है। उसके बाद हम और कुछ चीज़ें लिखेंगे जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते थे गुड्स गोज आउट। गुड्स गोज आउट मतलब क्या क्या रीजंस हो सकते हैं गुड्स जाने के हमारे पास है, तो गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, फायर, फ्लड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और लास्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो ये हमारा था ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे कैसा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे और जहाँ पर भी बैलेंस आएगा उसे हम लोग नाम देंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर इनकम साइड ज़्यादा है तो प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, अगर एक्सपेंस साइड ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस। ठीक है, इसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, अब देखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और सभी इनडायरेक्ट इनकम्स, इसको हमने दूसरा नाम दिया था, क्या था वो था ऑफिस का, मतलब इन शॉर्ट ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, और जो भी इनडायरेक्ट इनकम है उसे हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में। अब इनडायरेक्ट इनकम एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, तो अदर देन फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो डायरेक्टली हमारे परचेस या प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड एक बार देखेंगे क्या हो सकता है उसमें। एग्जांपल हमने जो लिया था, सैलरीज ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वगैरह वगैरह, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हो गए। फिर सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल से रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, तो डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, सेल्समैन कमीशन और दूसरे एक्सपेंसेस जैसे डिस्काउंट अलाउड, इंटरेस्ट पेड हो गया। फिर पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पेड टू पार्टनर्स, कमीशन पेड टू पार्टनर्स एक्सेट्रा। तो ये सब एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे। इसके बाद हम आएंगे क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स, याद रखना ये भी नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में इनकम्स आएगी। इनकम्स में क्या क्या आएगा, तो लिस्ट बहुत ही छोटी है, इनकम्स लिमिटेड है बहुत ही, जैसे सबसे पहले रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम था हमारा, सेविंग्स था, उसको हमने इन्वेस्ट किया एफडीज वगैरह में, एफडी या फिर डिबेंचर्स में, तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। फिर आता है अगर हमने शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा तो डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये कुछ इनकम्स थी। तो हमने अभी क्या देखा, पीएनएल अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनकम्स। इनकम अगर ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट,
इनकम अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट बैलेंस डेबिट में आएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा। एक्सपेंस ज़्यादा मतलब लॉस। अब ये हमारा फाइनल प्रॉफिट या फाइनल लॉस बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो इसे नाम क्या देना है, तो नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस, जो भी हो। अब ये जो फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर लॉस है, इसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में। तो तीसरा स्टेटमेंट बनाए थे, अकाउंट नहीं, याद रखना। तो तीसरा हम लोग बनाए थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले आएगा पार्टनर्स कैपिटल। जितने पार्टनर्स हो, मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं, समझो मिस्टर ए मिस्टर बी 2 पार्टनर्स हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल। उसमें वो जो प्रॉफिट मिला था P&L अकाउंट में, नेट प्रॉफिट, वो ऐड करेंगे हम लोग। अगर लॉस मिला है तो लेस कर देंगे। दोनों पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर रेशो नहीं दिया है तो दोनों को इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, एग्जांपल्स देख रहे थे हम लोग। सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी था। लायबिलिटी में और दूसरी चीज़ें आ सकती है, जैसे बैंक लोन, अनसिक्योर्ड लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होता है, एक बार फिर से बता दूँ। क्रेडिटर्स मतलब ऐसे पर्सन्स जिनसे हमने क्रेडिट पर कुछ परचेज़ किया था, रॉ मटेरियल परचेज क्रेडिट पे किया था, तो हमारी लायबिलिटी हो गई, तो ये भी एक अमाउंट पेबल हो गई। इसी तरह से बिल्स पेबल हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो ये कुछ लायबिलिटीज़ थी जो बैलेंस शीट में आएगी। इसके बाद हम जाते हैं एसेट्स में। एसेट्स में एग्जांपल लिखेंगे कि एक चीज़ याद रखना, जो भी लॉन्ग टर्म एसेट्स है उसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे और जो भी शॉर्ट टर्म एसेट्स है उसको नीचे लिखेंगे। एग्जांपल लॉन्ग टर्म एसेट्स का लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, मोटर कार, कंप्यूटर वगैरह वगैरह, बहुत सारी लिस्ट लंबी है। अब शॉर्ट टर्म एसेट्स देखेंगे। शॉर्ट टर्म में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक एक्सेट्रा। तो ये भी लिस्ट बहुत ही लंबी है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट वाले ही देखे। तो इस तरह से हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगा। दोनों को टोटल करके देखना हमें, और अगर दोनों का टोटल सेम आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। तो ये था कुछ ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट का डिटेल। अब हम देखेंगे आगे का पार्ट, जिसको हम बोलेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स होता क्या है, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं मैं। देखना, अब क्वेश्चन में 2 चीज़ें दी थी, एक पार्ट हमने कर लिया ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस था वो कैसे बनता है ये हमें पता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स, इनका जब हम पोस्टिंग करते हैं, ये है ट्रायल बैलेंस और दूसरा एडजस्टमेंट्स। ये जो ट्रायल बैलेंस है इसको हम लोग ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, मतलब इसका एक ही इफेक्ट देंगे। एक इफेक्ट क्यों देंगे वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले एडजस्टमेंट्स देख लेंगे। एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट जाएगा, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट जाएगा। ऐसा क्यों? ट्रायल बैलेंस बनता कैसे हमने देखा था, पहले जर्नल, फिर उससे बनता है लेजर। हमें ये तो पता है कि अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन का हम रिकॉर्डिंग करेंगे उन सभी का 2 इफेक्ट जाता है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस में आया है, हमने लिखा है पहले ये लेजर में था, लेजर के पहले जर्नल में था, और जब जर्नल में रिकॉर्ड हुआ था उसी वक्त इसको हमने 2 इफेक्ट देकर कंप्लीट किया था, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट टाइम जब भी रिकॉर्ड किया था, डबल इफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम हमारा, 2 इफेक्ट तभी हम दे चुके थे इसको। तो इसका 2 इफेक्ट पहले ही दे दिया है, इसके बाद इसको हमने सिर्फ पोस्ट किया है, जर्नल से लेजर में पोस्ट किया तो एक ही इफेक्ट जाएगा। फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस में आया, ये भी पोस्टिंग किया है हमने, और ट्रायल बैलेंस से हम जब इसको ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे वो भी पोस्टिंग ही है, इसलिए ये एक ही इफेक्ट जाता है। और एडजस्टमेंट्स ऐसी होती है जो हमें सिर्फ ईयर एंड पे पता चलती है। एडजस्टमेंट्स क्या होती है, ईयर एंड, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड होने वाली है, इसलिए इसका 2 इफेक्ट जाता है। ये फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड हो रहा है, और फर्स्ट टाइम जब भी रिकॉर्ड होता है 2 इफेक्ट जाता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इसलिए एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट जा रहा है।
तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, सवाल तो आएगा कि ईयर एंड पे कैसे पता चलेगा। तो देखो इसका एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक, ये एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। कब पता चलेगा, साल भर में पता चलेगा। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग, साल का एंड होता है 31 मार्च को, और 31 मार्च को कितना स्टॉक रहेगा कब पता चलेगा, 31 मार्च को ही। इसका मतलब ये सिर्फ ईयर एंड पे ही पता चल सकता है। तो अब तक स्टॉक रिकॉर्ड हुआ है वो क्या था, वो तो परचेज किया था ना। तो क्लोजिंग स्टॉक अभी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए इसका 2 इफेक्ट देंगे। उसके बाद कोई भी एक एक्सपेंस था जो आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस अभी भी पे करने का बाकी है। रिकॉर्ड तो किया होगा ना, कोई भी एक्सपेंस रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन वो कौन सा था, एक्चुअल में जो एक्सपेंस हुआ था वो पे कर दिया था हमने, उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है। लेकिन जो अभी भी पे नहीं किया वो तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग फिर से 2 इफेक्ट देंगे। तो ये था रीज़न कि हम लोग एडजस्टमेंट्स का 2 इफेक्ट क्यों देते हैं। तो याद रखना, अब तक हमने जो भी किया था ट्रायल बैलेंस से सीधे उसको उठाकर पोस्ट किया था, सिर्फ पोस्ट किया था। देखना, ट्रायल बैलेंस से सिर्फ पोस्ट किया था 1 इफेक्ट देके। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 इफेक्ट देंगे जितना भी एडजस्टमेंट्स रहेगा। तो एक एक करके हम देखेंगे। अब हम देखेंगे एक एक करके कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स आ सकती है। सबसे पहले एडजस्टमेंट आती है क्लोजिंग स्टॉक। ये एडजस्टमेंट ऐसी है जिसके बिना फाइनल अकाउंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं बन सकता। ये सबसे फेवरेट एडजस्टमेंट में से एक है क्लोजिंग स्टॉक, और सबसे पहले यही आती है। अब इसका 2 इफेक्ट देखेंगे क्या आता है। तो पहला इफेक्ट इसका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाए थे तो क्रेडिट साइड में दिखा ना सबसे लास्ट में, ठीक है, वहाँ पे एक इफेक्ट देना है। ओपनिंग स्टॉक याद है कहाँ पे लिखा था, ट्रेडिंग के डेबिट में, और क्लोजिंग स्टॉक लिखना है ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट, दूसरा इफेक्ट इसका ये जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड, एसेट्स क्यों, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो अपना एसेट ही है ना, तो ईयर एंड पे जो भी स्टॉक था अपने लिए वो तो एसेट ही रहेगा, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड। दूसरा एडजस्टमेंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है, और वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता क्या है पहले वो समझते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे हम लोग, रेंट हम लोग पे करते, हमारा बिजनेस था जो वो भाड़े की जगह पे था। रेंट हमने पूरे साल भर में 10 महीने का ही पे किया था, 2 महीने का अभी भी देना बाकी था। जो 2 महीने का रेंट बाकी ना, उसे हम लोग बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, और ये एक्सपेंस है क्योंकि आउटस्टैंडिंग इनकम भी होता है, लेकिन ये हम फिलहाल एक्सपेंस देख रहे हैं। तो कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, रेंट का तो सिर्फ एग्जांपल था, कोई भी एक्सपेंस, चाहे वो फैक्ट्री का हो या फिर ट्रेडिंग का हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का हो, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसके 2 इफेक्ट कैसे देंगे। तो एक चीज़ और बता दूं कि हमें ना ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ये पूरे 1 साल का कैलकुलेट करना है। ये चीज़ इसमें याद रखना है, 1 साल का मतलब 12 महीने का। अगर कोई भी एक्सपेंस 12 महीने से कम है, समझो 10 महीने का है, तो उसे 1 साल का बनाना पड़ेगा, मतलब 2 महीने का एक्सपेंस उसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो 10 महीने का एक्चुअल में हमने पे कर दिया था, इसका मतलब क्या होगा कि 2 महीने का अभी भी पे करना बाकी है, तो ये हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग। ऐसा क्यों, 1 साल का क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा फाइनल अकाउंट बनाने का इंटेंशन ही वही है कि 1 साल में हमारा प्रॉफिट कितना हुआ और 1 साल में लॉस कितना हुआ, प्रॉफिट या लॉस जो भी है। तो अगर हमें 1 साल का प्रॉफिट पता करना है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, इनकम माइनस एक्सपेंस बराबर है, प्रॉफिट कैसे मिलता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट किस पीरियड का चाहिए हमको, 12 मंथ्स का, 1 साल का। अगर सोचो मेरे पास इनकम है बराबर 12 महीने की इनकम है पूरे साल भर की, लेकिन एक्सपेंस 10 महीने का है, तो ये प्रॉफिट सही वाला प्रॉफिट मिलेगा मुझे, नहीं। 12 महीने का इनकम और एक्सपेंस सिर्फ 10 महीने का, गलत हो जाएगा ना।
इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 महीने का, 1 साल का एक्सपेंस दिखाना ज़रूरी है, तभी जाके मुझे करेक्ट प्रॉफिट मिलेगा 12 महीने का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पूरे जहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करते हैं ना, किसमें ट्रेडिंग अकाउंट में और P&L अकाउंट में, इसमें क्या क्या आता है, इनकम और एक्सपेंसेस ना। अभी हमने देखा था नॉमिनल अकाउंट था, ये जो दोनों अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, इनकम और एक्सपेंसेस इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जितने भी इनकम और एक्सपेंस थे सभी के सभी 12 मंथ्स के होने ज़रूरी है, क्योंकि 12 महीने का इनकम माइनस 12 महीने का एक्सपेंस, तभी जाके प्रॉफिट भी हमको 1 साल का 12 महीने का करेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग ये सब एडजस्टमेंट्स करते हैं कि कोई अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो उसमें ऐड कर देंगे, और अगर कुछ ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा वाला भी आने वाला है इसके बाद एडजस्टमेंट। फिलहाल इसको देखेंगे हम लोग। तो एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस होने दो, क्या करना है हमें, सबसे पहले उस एक्सपेंस में ऐड करना है, ऐड टू एक्सपेंस। फिर वो हो सकता है ट्रेडिंग अकाउंट का एक्सपेंस हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जैसे वेजेस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, उसमें ही ऐड कर देंगे। अगर सैलरीज है तो P&L अकाउंट में इफेक्ट जाएगा, तो इसलिए मैं अकाउंट का नाम नहीं लिख रहा हूँ, जो भी एक्सपेंस होगा उसमें ऐड कर देंगे। दूसरा इफेक्ट, ये जो एक्सपेंस अभी भी पे करना बाकी, देखो ना यहाँ पे क्या लिखा था, ये 10 मंथ्स वाला पे किया था और ये 2 मंथ्स वाला आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी भी पे नहीं किया ना। कोई भी एक्सपेंस अगर हम लोग अब तक पे नहीं किए, फ्यूचर में उसे पे तो करना पड़ेगा ना, और फ्यूचर में अगर मुझे कोई भी एक्सपेंस पे करना पड़ रहा है तो मेरे लिए क्या हो गई, वो लायबिलिटी हुई ना। लायबिलिटी याद करो, हमने अभी रिवाइज किया था। लायबिलिटी क्या होती है, सॉरी लायबिलिटी कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, अच्छे से समझ लो, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐड टू एक्सपेंस क्यों करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में वही एक्सपेंस है, उसे हम लोग कंप्लीट करना है 12 मंथ्स का, तो उसी एक्सपेंस में ऐड करेंगे। और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि अभी भी मैंने वो पेमेंट किया नहीं है, फ्यूचर में मुझे करना है। फ्यूचर में मीन्स अगले साल में करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, तो अगले साल मुझे पे करना ही है, तो मेरे लिए क्या होगी, वो लायबिलिटी होगी। नेक्स्ट आता है प्रीपेड एक्सपेंस। देखो नाम से ही पता चला, प्री पेड, पहले ही पे कर दिया, प्रीपेड। इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने क्या सीखा था कि प्रॉफिट मुझे 12 महीने का चाहिए, इसलिए मुझे इनकम भी 12 महीने का लगेगा और एक्सपेंस भी 12 महीने का लगेगा। अगर समझो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा था, रेंट वाला एग्जांपल ही लेंगे हम लोग, रेंट मैंने ज़्यादा पे कर दिया, 12 महीने का नहीं, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया तो 15 महीने का हमने एडवांस में ही दे दिया। तो हम लोग को तो 12 महीने का ही चाहिए ना, देखो एक्सपेंस 12 महीने का चाहिए, 15 महीने का ऑलरेडी पे कर चुके हम लोग। तो अभी हमको 12 महीने का करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। कितने महीने का, 3 महीने का माइनस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा ना 12 मंथ्स का एग्जैक्ट एक्सपेंस। तो पहला इफेक्ट हो गया अपना। देखो क्या करेंगे, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो पहला इफेक्ट क्या देंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। क्या करेंगे, अगर एडवांस में या फिर प्रीपेड, इसको एडवांस भी बोलेंगे तो चलेगा, एडवांस भी आ सकता है, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, ऐसा ही बोलेंगे चलेगा, एक ही बात है। तो प्रीपेड या फिर एडवांस क्या होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट कर चुके हम लोग इस साल में, लेकिन एक्स्ट्रा कर दिए, लेकिन उतना एक्स्ट्रा अमाउंट हमें अभी नहीं चाहिए, वो तो अगले साल का एक्सपेंस है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगले साल का एक्सपेंस ना, तो उसको अगले साल देखेंगे। तो फिलहाल क्या करेंगे, उसको हम लोग निकाल देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। पहला इफेक्ट हो गया लेस फ्रॉम एक्सपेंस। फिर से वही, एक्सपेंस कोई भी हो सकता है, या तो ट्रेडिंग का होगा या तो ऑफिस का हो सकता है, P&L का। दूसरा, अच्छा ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे कर दिया है, ये हमारे लिए क्या हो सकता है, तो ये है हमारे लिए एसेट। कैसे एसेट, देखो ना, कोई भी एक्सपेंस, अगर मैंने रेंट 3 महीने का, एग्जांपल के लिए 3 महीने का रेंट एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो मेरे अगले साल का टेंशन खत्म हो गया ना, एटलीस्ट 3 महीने का तो।
अगले साल मुझे 3 महीने का कम रेंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 12 मंथ्स माइनस 3, 9 मंथ्स का ही रेंट पे करेंगे। तो इसलिए क्या हुआ, ये 3 महीने का जितना भी मेरा रेंट है वो मेरे लिए क्या हो गई, एसेट हो गई। और एसेट को हम कहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। ये हो गया इसका दूसरा इफेक्ट। याद रखना इसको, फर्स्ट इफेक्ट क्या है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, एडवांस पे करें, एडवांस हम लोग सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का ही एक्सपेंस चाहिए, ये एक चीज़ याद रखना। तो एडवांस था उतना एक्सपेंस लेस कर दिया, और हमारे लिए तो वो एसेट है, हमारा उतना टेंशन कम हो गया ना, इसलिए वो एसेट बन गया। नेक्स्ट, अब ये देखा था हमने इनकम, सॉरी एक्सपेंस का देखा, अब हम देखेंगे इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होती है, सेम देखो सेम ही कॉन्सेप्ट है। हमें एक्सपेंस भी 12 महीने का चाहिए था ना, इनकम भी 12 ही महीने का चाहिए। कोई इनकम आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी मिली नहीं है, हम लोगों ने अर्न कर लिया है, कमा लिया उस पैसे को, लेकिन अब तक वो पैसा मिला नहीं है, इसलिए बोला आउटस्टैंडिंग। तो कोई भी इनकम अब तक मिली नहीं, अर्न तो कर लिया लेकिन मिली नहीं, तो पैसा किसके पास पड़ा होगा, सामने वाले के पास, जिससे लेना है उसके पास। तो मुझे बताओ, हमारे पास जो इनकम आ गई है वो पूरी 1 साल की है क्या, नहीं है ना। आउटस्टैंडिंग मतलब अभी भी हमारे पास आई नहीं है, हमने जो रिकॉर्ड करके रखा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अब तक पूरा नहीं, जितना मिला उतना ही रिकॉर्ड किया था, जितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है वो रिकॉर्ड किया ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा अभी भी, और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। समझो 10 महीने का रेंट का ही रहा। अब रेंट इनकम की बात देखते हैं हम लोग। रेंट इनकम, हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस पड़ा था, हमने उसको रेंट पे दे दिया। अब टेनेंट ने क्या किया, रेंट अब तक पूरे साल का दिया ही नहीं, 10 महीने का ही दिया। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना, 2 महीने का रेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो 2 महीने का रेंट आउटस्टैंडिंग है ना, इसको हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके 12 महीने का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ऐड करेंगे, किस में, इनकम में। जो 10 महीने का रेंट मिला था उसमें ही 2 महीने का ऐड कर देंगे। तो ऐड टू इनकम। अब ये इनकम कोई भी हो सकती है, सेल्स हो सकता है या फिर पीरियड की कोई भी इनकम, ऐड टू इनकम, पहला इफेक्ट। अब दूसरा, इनकम रिसीवेबल या फिर इनकम आउटस्टैंडिंग, इसको रिसीवेबल भी हो सकते हैं, इनकम रिसीवेबल। मेरा ही पैसा है ना, वो रेंट का पैसा जो मेरे टेनेंट के पास पड़ा है वो तो मेरा ही पैसा है, किसी दूसरे के पास पड़ा है, मेरे लिए तो वो एसेट हुई ना, बराबर। जैसे हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, कैश और बैंक का थोड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। कैश इन हैंड मतलब अपने पास ही पैसा है, कैश अपने पास है, एसेट हुई ना वो। बैंक बैलेंस क्या है, एसेट हुई अपनी वो भी, तो लेकिन वो तो अपने पास है ही नहीं, लेकिन अपना ही पैसा बैंक के पास पड़ा है, उसको हम लोग एसेट बोलते हैं ना। उसी तरह से जो भी ये 2 महीने का रेंट था अपने एग्जाम्पल में, ये टेनेंट के पास मेरा 2 महीने का रेंट अभी भी बाकी है, तो है तो अपना ही पैसा, बस आने का बाकी है, वो किसी और के पास पड़ा है, इसलिए वो मेरी एसेट बन जाती है। तो इसको हम लिखेंगे सेम बैलेंस शीट एसेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम एडवांस में मिल गई अभी हम लोग को। समझो हमारा जो टेनेंट था उसने जो रेंट दिया वो 12 महीने का नहीं, ज़्यादा दे दिया, 15 मंथ्स का दे दिया, समझो 15 मंथ्स का एक साथ दे दिया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपना रूल तो वही था कि इनकम हो या फिर एक्सपेंस हो, इनकम हो या फिर एक्सपेंस, हम लोग कितना लिखना है, 12 महीने का लिखना है। तो 15 महीने का तो ऑलरेडी मिल चुका हम लोगों को, तो इसमें से 12 महीने करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ माइनस करना पड़ेगा, 3 महीने का रेंट, तब हो जाएगा अपना 12 महीने का। तो अपने को ये 12 महीने का कंसिडर करना है, मतलब ये 3 महीने का माइनस करने के बाद। तो ये था रिसीव्ड इन एडवांस, 3 महीने का अपने पास क्या था, एडवांस में मिला था। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एक्स्ट्रा इनकम पड़ी है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लायबिलिटी। अब तुम लोगे एडवांस में इनकम मिल गई है, लायबिलिटी कैसे हो सकती है, असेट जैसा लग सकता है,
लेकिन ये एक्चुअल में एसेट है ही नहीं। इसमें एक एजम्पशन लेना पड़ता है। देखो, अगर हमारा बिजनेस हम लोग इस साल कंटिन्यू नहीं करते, अगर हम लोग अपना बिजनेस इस साल कंटिन्यू नहीं करते तो होगा क्या, जो भी टेनेंट है अगले साल हम लोग अगर अपना बिजनेस नहीं कर रहे तो उसने जो एडवांस में हम लोग को अब तक अभी पैसा दे दिया, इस साल ही दे दिया है, तो वो तो मांगेगा ना। अगर उसको हम लोग अगले साल नहीं रखने वाले तो जो भी इनकम, जो भी रेंट 3 महीने का उसने एक्स्ट्रा दिया था वो उसको वापस करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, जब तक अगला साल नहीं स्टार्ट हो जाता तब तक तो वो मेरे सर पे बोझ ही ना। जब तक स्टार्ट हो नहीं जाता तब तक वो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो लायबिलिटी हो जाएगी। इसलिए ये जो एडवांस में इनकम मिला है वो मेरे लिए लायबिलिटी हुई। तो दोनों इफेक्ट दे देंगे। सबसे पहले वो लेस फ्रॉम इनकम, फर्स्ट इफेक्ट, और सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड, ये 2 इफेक्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ आ रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है। हम लोग पूरा नहीं देखेंगे, वैसे देखना है तो 25 से 30 एडजस्टमेंट्स हम लोग सभी नहीं देखेंगे, जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही एडजस्टमेंट्स हम लोग देखेंगे आज। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मीनिंग आई होप सबको पता होगा। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब अपना कोई भी एसेट, इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म एसेट्स होता है नॉर्मली। अपना एसेट एग्जांपल मशीन, उसको हम लोग यूज़ कर करके उसका वैल्यू कम कर देगी नहीं। जैसे हमारा फ़ोन, हम लोग अगर उसको इस साल खरीदेंगे, अगले साल क्या लगता है उसका वैल्यू उतना मिलेगा? 10,000 में फ़ोन लिया तो अगले साल अगर बेचेंगे और उसको बोलेंगे 10,000 में खरीद ले तो कोई लेगा? ऐसा लग रहा है नहीं लेगा, है ना? देगा कुछ, है ना? क्या देगा? 2-4 बातें बता देगा हम लोग को अच्छी ज्ञान की। तो उसका वैल्यू जो कम हुआ है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। तो ये फ़ोन के केस में नहीं, हर एसेट के केस में होता है। तो अगर हमने कोई भी मशीनरी या फिर कोई भी एसेट कुछ दिनों के लिए यूज़ किया है तो उसका जो वैल्यू कम होता है उसे कहा जाता है डेप्रिसिएशन। और ये डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट देखेंगे हम लोग अभी। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू कम होती है, और एसेट हम लोग लिखते कहाँ पे हैं? इसको हम लोग लिखते कहाँ पे? तो बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, एसेट की वैल्यू कम कर दिए, डेप्रिसिएशन जितना भी था, और ये एसेट कहाँ पे होता है? बैलेंस शीट में, फर्स्ट इफेक्ट। दूसरा, अब समझो ये 10% समझो किसी एसेट की वैल्यू गिर गई। ये 10% क्या है अपने लिए? लॉस है कि नहीं? बराबर लॉस है। और लॉस कहाँ पे लिखा जाता है? लॉस देखो यहाँ पे एक्सपेंस लॉस है ना। एक्सपेंस मतलब कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग की P&L, तो P&L अकाउंट। तो इसको लिखेंगे हम लोग P&L अकाउंट, डेबिट साइड। ठीक है, एक्सपेंस लॉस है इसलिए। तो इसके बाद एक और एडजस्टमेंट आता है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल के बारे में सुना ही होगा आपने। कैपिटल क्या होता है? जो ओनर्स, पार्टनर्स बिजनेस को देंगे, बिजनेस को चलाने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, उस कैपिटल पे बिजनेस या फिर कंपनी पार्टनर्स को कुछ इंटरेस्ट देती है रिटर्न में, है ना। तो उस रिटर्न को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या है वो? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? एक्सपेंस हम लिखते हैं, वैसे ट्रेडिंग अकाउंट भी है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में तो सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंस, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस लिखते हैं। तो वहाँ पे नहीं जाएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। साइड कौन सी रहेगी इसकी? डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया। ठीक है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में सबसे ऊपर लिखा था, याद है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग देखो कुछ चीज़ें ऐड कर रहे थे। जैसे ऊपर उनका कैपिटल का बैलेंस था, प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करेंगे, लॉस होता तो लेस करते। इसी तरह से इस इंटरेस्ट की वजह से पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा, ये हमें सोचना है। देखो ऑलरेडी 1 लाख, अगर एग्जांपल 1 लाख किसी पार्टनर ने दिया था, उसके ऊपर और इंटरेस्ट हम लोग उसको देंगे, उसने पैसा दिया उसके बदले, तो उसका कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा ना उस इंटरेस्ट की वजह से।
इन शॉर्ट क्या करेंगे हम लोग, ऐड टू कैपिटल, हो गया ये दूसरा इफेक्ट। और ये कैपिटल कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट, ये हो गया एडजस्टमेंट, ठीक है। इसके बाद और कुछ है इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, वो करने से पहले एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मैं दे देता हूँ तुमको। आरबीडीडी अकाउंट, आरबीडीडी अकाउंट होता क्या है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। फिर से एक बार बता दो, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये होता क्या देखते हैं अभी। कंपनी क्रेडिट पे सेल करती है, क्या करती है, क्रेडिट पे माल और बेचना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस है और बिजनेस में तो उधारी चलती है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ उधार में सेल करेंगे, सामने वाले पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटर्स या फिर सन्ड्री डेटर्स। अब ये जो डेटर्स है, इसमें से कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो टाइम पे पेमेंट नहीं करते या फिर पैसा देते ही नहीं, पैसा डुबा देंगे। बात किसकी चल रही है, डेटर्स, वो भी ऐसे डेटर्स जो पैसा डुबा सकते हैं, हमारा पैसा नहीं पे करेंगे। और अगर उन लोगों ने पैसा डुबा दिया तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इस लॉस को क्या बोला जाता है, बैड डेट्स। क्या बोलेंगे इसको, बैड डेट्स। कभी कभी कुछ डेटर्स का रिकॉर्ड ही ऐसा होता है कि वो लोग ज़्यादा करके पैसा डुबा ही देते हैं, कभी कभी देते कभी नहीं देते। उनका रिकॉर्ड ही ऐसा है कि वो पैसा ज़्यादा करके डुबा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन इसी चीज़ का करने वाले, बैड डेट्स एक, और ये जो पैसा डुबाने वाले लोग हैं ना, इनके लिए एक प्रोविज़न क्रिएट करना पड़ता है हमको, या फिर इसको हम लोग रिजर्व भी बोल सकते हैं। मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको बुलाते हैं RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। पहला क्या बोला था हमने, बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब एक्चुअल में पैसा डूब गया। बैड डेट्स मीन्स एक्चुअल में मेरा बैड डेट्स हो गया, पैसा लॉस हो गया, अब देगा ही नहीं वो। और रिजर्व मतलब RDD, रिजर्व कर रहे हैं हम लोग, प्रोविज़न कर रहे हैं। अभी हम लोग को लग रहा है कि शायद ये लोग पैसा डुबा सकते हैं, नहीं देंगे, तो उसको हम बोलेंगे RDD। इन दो चीज़ों को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं हम लोग। अब देखना, एक होता है बैड डेट्स, हमारी लॉस है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, पहली चीज़, ये बैड डेट्स मतलब पैसा एक्चुअल में डूब गया, लॉस हुआ कि नहीं, एक्चुअल में, एक्चुअल लॉस है मेरा, एक्चुअल लॉस। तो एक्चुअल लॉस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, देखो ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं, एसेट लायबिलिटी होती है। तो कहाँ पे जा सकता है, बैड डेट्स, लॉस, लॉस जाएगा, ये लॉस है, और ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि फैक्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है कि नहीं, क्योंकि फैक्ट्री में तो परचेस और प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस आते हैं वो। ये लॉस क्या है मेरा, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्चुअल लॉस है, तो इसे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। अब दूसरी चीज़, इसका एक इफेक्ट जाएगा कि दूसरा, तो हमने अभी सीखा था एक इफेक्ट किसका जाता है, जो ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है। दो इफेक्ट किसका जाता है, जो एडजस्टमेंट में लिखा होता है। फिर से बता दूँ, ट्रायल बैलेंस में जो लिखते जो होता है उसका एक इफेक्ट जाता है, और एडजस्टमेंट में होता है तो दो इफेक्ट जाते हैं। तो बैड डेट्स का कितना इफेक्ट जाएगा, तो डिपेंड कि वो ट्रायल बैलेंस में दिया है या एडजस्टमेंट में दिया है। अगर वो हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एक इफेक्ट कहाँ पे, P&L अकाउंट में। अगर वो एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या, तो इसका दो इफेक्ट जाएगा। उसका इफेक्ट लिखेंगे हम लोग, पहले समझ लेते हैं। एक इफेक्ट जितना हो गया उतना लिख लेते हैं। तो देखो नंबर 8, बैड डेट्स, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ये हो गया एक इफेक्ट। अगर ये एडजस्टमेंट में होता तो दूसरा दो इफेक्ट देंगे, एक हो गया P&L के डेबिट में। अब दूसरा, हमने जो भी सेल किया था, डेटर्स थे हमारे वो,
इन डेटर्स को हमने कहाँ पे लिखा था? डेटर्स मतलब जिनसे पैसा आने का बाकी है, एसेट में लिखा था ना। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखो सन्ड्री डेटर्स लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि इनसे पैसा मुझे आने वाला था। लेकिन अगर मुझे पता चल गया है कि पैसा डूब चुका है, बैड डेट्स हो गया है, तो क्या उसको अभी भी एसेट बोलना सही रहेगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा फिर? उस एसेट में से, डेटर्स की लिस्ट में से उसको हटा देना पड़ेगा। एक्चुअल में वो डेटर्स है क्या? डेटर्स मतलब वो लिस्ट है कि किससे किससे मुझे पैसा आने वाला था, किसको किसको मैंने सेल किया था, उनकी लिस्ट है वो। तो अगर कोई पैसा डुबा देता है, पैसा लॉस हो गया, बैड डेट्स हो चुका है, तो उस लिस्ट में उसका नाम होना अब सही है क्या? तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डेटर्स की लिस्ट में से उसको निकाल देंगे। तो इन शॉर्ट क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स, जो कहाँ पे होता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में होता है। ठीक है, ये हो गया दूसरा इफेक्ट इसका। फिर से बता दूँ, अगर ये ट्रायल बैलेंस में होता क्या, बैड डेट्स, हम बैड डेट्स की बात कर रहे हैं अभी। देखो बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस में होता तो एक ही इफेक्ट जाता, कहाँ पे जाता, पीएनएल के डेबिट में। लेकिन अगर दो इफेक्ट है तो दो इफेक्ट जाएंगे, वही पहला तो सेम पीएनएल के डेबिट में, दूसरा डेटर्स में से उसको माइनस कर दें। अब वो मेरा एसेट नहीं रहा। ठीक है, आगे दूसरी चीज आरडीडी, प्रोविजन। अभी बताया था ये आरडीडी और प्रोविजन होता क्या है। मुझे लग रहा है कि शायद सामने वाला पैसा नहीं देगा, डुबा देगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी से प्रोविजन करके रखेंगे कि आगे चल के लॉस होने वाला तो उसको अभी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इसको भी सेम पहले चेक करेंगे कि ये ट्रायल बैलेंस में दिया है या एडजस्टमेंट में दिया है। अगर ये ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है तो देखेंगे कि वो कौन सी साइड में लिखा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी दो साइड होती है ना, डेबिट और क्रेडिट, बराबर। तो नॉर्मली अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता है ना, क्या आरडीडी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो वो क्रेडिट साइड में ही दिया होता है। अगर वो यहाँ पे दिया है ट्रायल बैलेंस में आरडीडी, तो वो क्रेडिट साइड में लिखा होता है। तो क्रेडिट साइड में लिखा तो हम कहाँ पे लिखेंगे उसको? तो ये जो फॉर्मेट मैंने बताया था ना, ये फॉर्मेट हमको बनाना पड़ता है पीएनएल अकाउंट में। डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है, तो यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाना पड़ता है। सबसे पहले लिखा था बैड डेट्स, फिर लिखेंगे हम लोग न्यू बैड डेट्स। ये फॉर्मेट हमने इंट्रोडक्शन में नहीं किया था, जानबूझ के इसको बाद में ही रखा था। फिर हम लोग लिखते हैं इसको न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। ये कहाँ पे लिखे हम लोग, पीएनएल के डेबिट साइड में ये एक फॉर्मेट बना है छोटा सा, आरबीडीटी अकाउंट नाम का हेडिंग देना है। अब दिखना इसमें का बैड डेट्स हमने देख लिया। ये बैड डेट्स कहाँ पे लिखा होता है, ये लिखा होता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में लिखा होता है ना आरडीडी भी और ये भी, तो उसको यहाँ पे लिखना है। न्यू बैड डेट्स ये लिखा होता है एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट में दिया होगा अगर तो वो लिखना हमें यहाँ पे। फिर से अब हम जो बात कर रहे हैं आरडीडी के प्रोविजन की, ये प्रोविजन का भी दो पॉसिबिलिटी है कि कहाँ पे आ सकता है। तो अगर ये एडजस्टमेंट में आता है तो एक इफेक्ट यहाँ का यहाँ पर देंगे और ये आता है ट्रायल बैलेंस में। हम लोग ट्रायल बैलेंस इसमें थे आरडीडी में, अगर ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो हम कहाँ पे लिखते हैं, ये क्रेडिट साइड में दिया होता है ना, तो हम लोग इसको डेबिट साइड में जो फॉर्मेट बना उसमें लिखेंगे, लेकिन लेस में लिखेंगे। एक्चुअल में ये बैलेंस है क्रेडिट, लिखना चाहिए तो पीएनएल के क्रेडिट में ना, लेकिन हम इसको डेबिट में लिखेंगे लेकिन माइनस की साइन में। वो रूल तो पता ही है ना, डेबिट में माइनस की साइन के साथ अगर कुछ लिख रहे तो वो क्रेडिट ही है एक्चुअल में। ठीक है, वैसे क्रेडिट साइड में भी अगर कुछ माइनस में है तो वो एक्चुअल में डेबिट ही है। तो लिख रहे हैं हम लोग इसको क्रेडिट साइड में ही है, साइड इसका डेबिट ही है लेकिन वो क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता तो इसको कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेस फ्रॉम आरबीडीटी। अब दूसरा, अगर ये एडजस्टमेंट में लिखा होता तो इसके दो इफेक्ट जाते हैं, और दो इफेक्ट क्या जाएंगे, पहला पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि
ये आरडीडी क्यों हम लोग, आप लोग बोले कि ये आरडीडी प्रोविज़न है, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं? तो इसका रीज़न ये है कि अकाउंट्स में हम लोग फ्यूचर का भी कोई लॉस होता है, अगर हम लोग को पता चल रहा है कि आगे चल के हम लोग को ये लॉस हो सकता है, उसे भी हम लोग को आज ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो आज रिकॉर्ड करना पड़ता है लॉस मान के, इसलिए बैड डेट्स की जैसे ये भी एक लॉस ही है, इसको ऐसा मान के हम लोग यहाँ पे इसको डेबिट में लिख देंगे एक्चुअल लॉस समझ के, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या देंगे हम लोग, आरडीडी का, देखना आरडीडी P&L अकाउंट डेबिट साइड डेबिट रहेगी, लेकिन ये माइनस में रहेगा, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग लेस, डेबिट साइड में माइनस में, एक इफेक्ट हुआ। दूसरा फिर से इफेक्ट इसका सेम ही है, बता ही देता हूँ पहले ही, रीज़न सुन लो। रीज़न यही है कि हमने उसको एक्चुअल में हुआ नहीं है, अभी रिजर्व करे, लेकिन मान लिया ना लॉस है। देखो P&L के डेबिट में इसको, सॉरी ये माइनस नहीं था, ये प्लस ही था, माइनस नहीं था, इसको हमने डेबिट में देखो न्यू आरडीडी प्लस करके लिखा है ना, एक्चुअल में लॉस मान चुके हम लोग इसको, तो लॉस मान ही लिया है, तो फिर डेटर्स की लिस्ट में भी तो इसमें इसको नहीं आना चाहिए, तो ठीक है नहीं आना चाहिए, इसको माइनस कर देंगे, लेस फ्रॉम डेटर्स, बैलेंस शीट एसेट साइड में लिखा होता है डेटर्स, ठीक है एसेट, ये भी एसेट साइड में लिखा होता है। तो ये था हमारा आरबीडीटी का एक्सप्लेनेशन, आप लोग इसको लिख लेना। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी और कुछ एडजस्टमेंट है, लिखने से पहले वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, जिसको बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट्स। क्या बोलेंगे? हिडन एडजस्टमेंट्स। हिडन क्यों? क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स हमने अब तक देखे ना, ये क्वेश्चन की जो एडजस्टमेंट्स आती है उसमें क्लियरली लिख के दी जाती है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जो हम लोग को क्लियरली नहीं देते, उसी को बोला जाता है हिडन एडजस्टमेंट। एग्जाम्पल जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखते हैं हम लोग, इसको डिबेंचर्स का बाद में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर हमने बैंक से लोन लिया है, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट पे करना है ये हम लोग को एक्सप्रेसली बताएंगे नहीं ये लोग कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। ये लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि इतना इतना लोन था और इस डेट पे परचेज किया था, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है। इन शॉर्ट वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इसका, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का दो इफेक्ट हमको देना पड़ेगा, वो लोग क्लियरली नहीं बोलेंगे। तो दो इफेक्ट क्या जाएगा, देखो थोड़ा सिंपल है, इंटरेस्ट लोन लिया था उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, अपने लिए तो वो एक्सपेंस ही हुआ ना, तो एक्सपेंस कहाँ पे लिखा जाता है? ट्रेडिंग में भी और P&L में भी, लेकिन ये तो ट्रेडिंग वाला लग नहीं रहा, ये ऑफिस का मतलब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, तो इसको हम लोग लिखेंगे P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। इतना समझ गया? दूसरा इफेक्ट, ये जो इंटरेस्ट है ना वो अब तक पे नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि अगर पे हुआ होता तो ट्रायल बेस में कहीं तो दिखता ना कि इतना इतना एक्सपेंस पे किया है ना, अगर पे किया होता तो ट्रायल बैलेंस में दिखता कि इतना इतना पे हो चुका है, तो ये एक्सप्रेसली हमको दिखाया नहीं गया है, इसका मतलब ये अभी भी पे करना बाकी है, और अगर इंटरेस्ट पे करना बाकी है तो हमारे लिए तो वो लायबिलिटी हो गई ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और कैसे लिखेंगे? ऐड कर देंगे लोन अमाउंट में, वो जो बैंक लोन था उसमें ही ऐड कर देंगे इंटरेस्ट को, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारी लायबिलिटी है, लोन जो है वो भी तो लायबिलिटी है, और उसका इंटरेस्ट वो एक उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर से ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और डिबेंचर्स कुछ भी हो सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट बोलेंगे सिर्फ, या तो डिबेंचर्स बोलेंगे। अब ये डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट, इस पे इंटरेस्ट हमको मिलता है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट लेना ये लोग बताएंगे नहीं। ये लोग क्या लिख के देंगे हमको? इंटरेस्ट ऑन लोन में भी, लोन के केस में भी, और डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो,
इसका परचेज का डेट हमको इसके नीचे लिख के दिए देंगे ट्रायल बैलेंस में। तो समझ जाना, अगर लोन और इन्वेस्टमेंट या फिर डिबेंचर्स इसमें अगर डेट ऑफ परचेज दिया ना, तो ये लोग चाहते हैं कि हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। अब ये इंटरेस्ट देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है कि हमको देना पड़ता है, इनकम है कि एक्सपेंस है। तो ये है हमारा इनकम, और इनकम मतलब कौन सा हो सकता है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट इनकम तो है ही नहीं, क्योंकि ये सेविंग्स पे मिलने वाला इंटरेस्ट है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट इनकम, इसको हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। एक इफेक्ट। दूसरा, ये जो इंटरेस्ट है ये एक्चुअली में मिल चुका है कि मिलना बाकी है। तो सेम लोन के जैसे ही ये अभी तक मिला नहीं है। मिला होता तो ट्रायल बैलेंस में लिखा होता कहीं पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, लेकिन नहीं मिला है, इसका मतलब ये अभी भी मिलना बाकी है। तो कोई भी इनकम अगर मुझे मिलने की बाकी है, तो देखो यहाँ पे लिखा था ना, वैसे भी आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, ये आउटस्टैंडिंग इनकम बैलेंस शीट एसेट, बराबर ना। अभी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर का इंटरेस्ट अब तक मिला नहीं है, मिलना बाकी है, तो मेरे लिए एसेट होगी ना। तो बैलेंस शीट एसेट साइड। अब एसेट साइड में किस में लिखेंगे हम लोग, इसी इन्वेस्टमेंट में या फिर डिबेंचर्स में ऐड करके लिख देंगे, या फिर अलग से लिख सकते हैं, कुछ भी चलेगा, ऐड करो या फिर उसको सेपरेट लिखो, बात एक ही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स था। जैसे मैंने बोला था कि एक्चुअल में हमारे पास हमारी बुक में 25 से 30 एडजस्टमेंट्स है, लेकिन सभी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। बाकी की एडजस्टमेंट भी हम लोग करेंगे, लेकिन जब क्वेश्चन और आंसर करेंगे उसके साथ साथ में जैसे जैसे वो एडजस्टमेंट आती रहेगी हम लोग उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। फिलहाल इतनी एडजस्टमेंट्स इंपॉर्टेंट वाली थी, इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया। आपको ये लिखना भी है, हो सके तो इसको भी लिख लेना और ये भी पूरा लिख लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले लेक्चर से हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व